अनीमिया यानी शरीर में खून की कमी। इसमें होता क्या है कि शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कमी या उनका डिसफंक्शन के कारण से ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। लोह पदार्थ यानी आयरन जब कम हो जाता है तो जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके ऊपर हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। लोह पदार्थ यानी आयरन की कमी से अनीमिया डेवलप हो सकता है और बहुत सारे कारण होते हैं अनीमिया का, पर ये एक मेजर कारण है हिंदुस्तान में। कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में अनीमिया केवल खान पान की वजह से और आयरन की डेफिशिएंसी से बहुत कॉमन है। इंडिया में जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है 37% इंसिडेंस है उसका हमारी कंट्री में। WHO के हिसाब से अगर 11 से कम है हीमोग्लोबिन तब प्रेगनेंसी में तो उसको अनीमिया बोला जाता है, और अगर डिलीवरी के बाद 10 से कम है तो भी उसको अनीमिया बोला जाएगा। प्रेगनेंसी में हमें वैसे भी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसके अलग कारण है। सीवियर अनीमिया के केस में बच्चे की अंदर गर्भ में ही मृत्यु भी हो सकती है। समय से पहले होने के कारण बच्चे में कई तरह की और समस्याएं या सांस की समस्याएं और सही मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से उसकी मेंटल डेवलपमेंट में भी कई अबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं। ये देखा गया है कि जब बच्चे को सही मात्रा में ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है गर्भ के अंदर, तो यदि वो समय से पैदा भी हो रहा है और उस समय नॉर्मल भी है तो भी आगे जा कर के बच्चे को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या ऐसे लंबे समय वाले रोग भी पाए जा सकते हैं उसमें। गर्भावस्था में महिला की आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि ना कि वो अपने को रिक्वायरमेंट है शरीर को, एक और जीव बच्चा अंदर पल रहा होता है जिसको भी ब्लड सप्लाई की, न्यूट्रिशन की, खान पान की, सब चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ होती है उसका प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे को उसी ब्लड से जाकर के पूरा पोषण प्रोवाइड करना है। तो इसलिए गर्भावस्था में आयरन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है या उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे को भी मदर के थ्रू ही पूरा आयरन और न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि थकान होती है मरीज़ को, स्पेशली प्रेगनेंसी में मरीज़ को ऐसा लगता है कि उल्टी आ रही है, गिडनेस रह रही है, कमज़ोरी लग रही है। उसकी स्किन आप देखेंगे तो जैसी नॉर्मल पिंक गुलाबी त्वचा होनी चाहिए वो थोड़ी सी पेल लगेगी या पीली लगेगी, और उसके अलावा धड़कन तेज़ लगने लगती है, सांस फूलने लगती है, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें मानसिक और शारीरिक श्रम करना पड़ता है तो वो उसकी कैपेबिलिटी कम होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें अनीमिया होने के लक्षण हैं। आयरन की कमी होने वाले अनीमिया को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो ग्रुप है वो है यंग टीनेज लड़कियां, जिनको पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। उनको हर महीने ब्लीडिंग हो रही होती है, और कभी कभी ऐसे इन लड़कियों में अबनॉर्मल साइकिल्स होते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें उनका ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। कई बार वो अपने पेरेंट्स को या अपने डॉक्टर को नहीं बता पाती हैं, ऐसी सिचुएशन में नहीं होती हैं कि वो जा कर के ओपनली चीज़ें डिस्कस करें। ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण से उनको एक तो हीमोग्लोबिन ड्रॉप करता है, दूसरा न्यूट्रिशन अगर अच्छा नहीं है, आयरन इंटेक अच्छा नहीं है, तो ये वाला एक ग्रुप है यंग एडोलेसेंट गर्ल्स जिनमें आयरन कम होने के कारण से अनीमिया काफ़ी हो सकता है। दूसरा प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं बहुत ही वल्नरेबल हैं हमारी कंट्री में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए। उसके अलावा कुछ लोग जिनको क्रोनिक हार्ट डिजीज़ हैं या कुछ पेट की बीमारी वाले लोग, जैसे जिनको सीलिएक डिजीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज़ है, उन लोगों को भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होने की काफ़ी संभावना है। और यंग इन्फेंट्स जो कि प्री टर्म बच्चे हो गए हैं, उनमें भी न्यूट्रिशनल आयरन
डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो सिम्टम्स जो मैंने आपको पहले बताए कि बहुत ज़्यादा थकान लगना, धड़कन तेज़ लगना, कुछ काम नहीं करने का मन करना, मतलब हमेशा थोड़ा सा लो फील करना, अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करना, सांस फूलना, उल्टी, गिडनेस, चक्कर आ जाना, बीपी फॉल करना, ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को जो हमारे पास में जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसको अनीमिया हो गया हो। अगर ऐसा है तो आप उसको अपने डॉक्टर के पास लेकर के जाइए। वहाँ पर कुछ एग्जामिनेशन से ही क्लियरली पता चल सकता है। जैसे अगर हम आंखों के नीचे वाले झिल्ली पर देखेंगे तो जो उसकी लालिमा होती है वो कम हो जाती है, वो हल्का गुलाबी या बिल्कुल भी गुलाबी नहीं लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर अनीमिया हो गया तो कई बार वो सफ़ेद भी लगने लगता है। हाथ के जो गदेली होती है उसको अगर आप देखें तो उसमें गुलाबीपन ना हो करके पीलापन सा रहेगा। नाखून भी जो है उनके नीचे सफ़ेदी सी रहे या पीलापन रहे, गुलाबीपन ना रहे, ज़बान से पता चल सकता है। तो इन चीज़ों से लगता है कि अनीमिया हो सकता है। उसके अलावा ब्लड टेस्ट है, सिंपल ब्लड टेस्ट है जिससे ये डायग्नोसिस बन जाएगी कि अनीमिया है और कौन सी टाइप का अनीमिया है, कारण क्या है अनीमिया का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कारण पता करेंगे तभी आप उस अनीमिया को ट्रीट कर पाएंगे कि वो आयरन डिफिशिएंसी है, मेगालोब्लास्टिक है, क्या कारण है। इस तरह से कारण ट्रीट करके अनीमिया ट्रीट करा जा सकता है। अनीमिया के कारण से बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट यदि वो गर्भ में है या जन्म के बाद, उसके आयरन स्टोर्स पर या उसको कितना आयरन सप्लीमेंटेशन हुआ है, उसको ब्लड सप्लाई कैसी मिल रही है गर्भ के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि अंदर अगर उसको कॉम्प्रोमाइज्ड या कम मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन हुआ है जिसकी वजह से उसकी ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिली है, उसके जो असर होगा वो डिलीवरी के बाद भी और उसके आगे आने वाले जीवन पर भी रहेगा, उसकी क्षमताओं पर रहेगा, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं पर। और गर्भ के अंदर तो बहुत सारे रिस्क हैं, बहुत सारे खतरे हैं जो अनीमिया होने के कारण हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, IUGR कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। मतलब गर्भ में बच्चे को जिस समय पर जितना बड़ा होना चाहिए उससे कम समय का बच्चा होता है। लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, मतलब जन्म पर भी उनका जितना वज़न एक नॉर्मल बच्चे का होना चाहिए उससे कम होता है। समय से पहले बच्चे का जन्म, साथ ही समय से पहले जो झिल्ली होती है वो रप्चर हो कर के लीकिंग हो जाती है या अंदर ही पानी कम हो जाता है। तो कई बार अंदर बच्चा अपना उसकी जान भी जा सकती है, इंट्रा यूट्राइन डेथ जिसको कहते हैं, बिकॉज ऑफ अनीमिया। इस तरह से बहुत सारी सिचुएशंस हैं या खतरे हैं जो गर्भ के अंदर बच्चे को हो सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया तो हम लोग आयरन से सप्लीमेंट कर देंगे, अगर आयरन दे देंगे पेशेंट को तो वो काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। बाकी अनीमिया करेक्ट करने के लिए हमको टाइप ऑफ अनीमिया पता करना पड़ेगा, वो ब्लड टेस्ट के द्वारा हो जाता है और फिर उसका उपचार करना पड़ेगा। जैसे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, मेगालोब्लास्ट उसमें मिलते हैं, हम लोग अगर वो ऐड कर देते हैं तो वो ट्रीट हो जाता है। जहाँ तक आई बात आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की, तो उसमें आयरन देना ही एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे जो शरीर की रिक्वायरमेंट है आयरन की वो पूरी हो जाती है। अब आयरन हम कैसे कैसे दे सकते हैं? आयरन हम टैबलेट के द्वारा दे सकते हैं, वो डोज डिसाइड करी जाती है कि कितना अनीमिया है तो शरीर के वज़न के हिसाब से और कितनी डेफिशिएंसी है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हमको आयरन देना है। तो हम दिन में 1 गोली रोज़ दे सकते हैं या 1 गोली सुबह शाम भी दे सकते हैं। उसके साथ में इम्पॉर्टेंट है कि हम डाइट भी वैसी लें जिसमें आयरन का लोड ज़्यादा हो, जिससे शरीर को आयरन मिल पाए।
अगर मरीज़ किसी भी कारण से नहीं खा पा रहा है आयरन की गोली, तब फिर उस केस में हम लोग आईवी या पेरेंट्रल आयरन थेरेपी भी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आयरन की गोली से स्मेल आती है, उल्टी लगने लगती है या पेट में गड़बड़ लगने लगता है, जो नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं उनको आईवी आयरन दिया जा सकता है। या फिर बहुत जल्दी करेक्ट करना है हमको, प्रेगनेंसी का मान लीजिए सेकेंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर चल रहा है, मतलब आखिरी 3 महीने या बीच के 3 महीने और उसमें डेफिशिएंसी ज़्यादा है, तो उन लोगों को हम लोग दे सकते हैं आईवी आयरन थेरेपी। या बिल्कुल प्रेगनेंसी डिलीवरी का टाइम हो चुका है और कुछ ब्लड के लिए ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते, तो उनमें हम लोग आईवी आयरन थेरेपी दे सकते हैं। आयरन के साथ में ये इम्पॉर्टेंट है कि केवल आयरन की गोली देने से ऐसा नहीं होगा कि अनीमिया करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आयरन को अब्जॉर्ब करवाती हैं बॉडी में, जैसे विटामिन सी होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, फोलिक एसिड और प्रोटीन पाउडर। जब भी आयरन की टैबलेट लें या आयरन रिच फूड खाएं, आप अनीमिया को करेक्ट करने के लिए ध्यान रखें कि ये विटामिन सी, फोलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन पाउडर भी लेना साथ में ज़रूरी है, जिससे कि शरीर में आयरन जो हम गोली के फॉर्म में ले रहे हैं वो अब्जॉर्ब हो जाए। कई सारी चीज़ों के साथ आयरन अब्जॉर्ब नहीं होता, जैसे टी, कॉफ़ी, कैल्शियम, मिल्क प्रोडक्ट्स। ध्यान रखें जब भी आप आयरन ले रहे हैं, जनरली प्रेगनेंसी में कैल्शियम भी दी जाती है, तो आयरन और कैल्शियम इकट्ठे ना लें। या आयरन की गोली दूध के साथ में या दूध के प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ में ना लें, इससे उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगी, तो उसमें जैसे ये सिट्रस फ्रूट्स हैं या इस टाइप की जो चीज़ें हैं, प्रोटीन रिच फूड है, उस सब के साथ आप आयरन लेंगे तो उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखें कि आप कैसे ले रहे हैं आयरन और किस टाइम पर ले रहे हैं। जनरली अगर खाने में नहीं बहुत ध्यान रख पा रहे हैं कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं और उसके साथ आयरन ले रहे हैं, तो आप खाना खाने के 2 घंटे बाद लें। पर ध्यान रखें आयरन की गोली खाने से कभी कभी पेट में तकलीफ़ हो सकती है। जिन लोगों को पेट में तकलीफ़ हो रही है, उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि रात के खाना खाने के जस्ट बाद अगर ले करके सो जाएंगे तो उनको उतनी महसूस नहीं होगी, नौजिया, उल्टी और गिडीनेस वगैरह आयरन से नहीं होगी और वो टॉलरेट कर पाएंगे। आयरन की खुराक हमेशा अपने डॉक्टर से बात करके ही लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका आयरन डेफिशिएंसी कितना है, आपके बॉडी वेट और डेफिशिएंसी के हिसाब से कैलकुलेट करके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको दिन में 1 टैबलेट लेनी है या 2 टैबलेट लेनी है या 3 टैबलेट लेनी है और कौन से टाइप का आयरन आपको लेना है। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो फूड आयरन अब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, जैसे मीट, फिश, लेटस या फिर विनेगर, शुगर, इन सब चीज़ों के साथ आयरन लें, या विटामिन सी, फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स, जो कि आपके आयरन को अब्जॉर्ब करने में मदद करें। 60 to 120 मिलीग्राम्स एलिमेंटल आयरन पर डे नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को प्रिवेंट करती है और उसको ट्रीट भी कर देगी अगर बहुत सीवियर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया नहीं है तो। आयरन की गोली खाने का कुछ दुष्प्रभाव नहीं है, पर हाँ उसको कुछ लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा उल्टी लगना या उससे महक आना, किसी को उससे पेट खराब हो जाना ऐसा लगता है, किसी को कब्जियत हो जाती है। आयरन की गोली खाने से जो स्टूल का कलर होता है वो डार्क आएगा, क्योंकि आयरन का कलर वो डार्क कलर्ड स्टूल आ सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत मेजर दुष्प्रभाव उसको खाने के नहीं हैं, पर जिन लोगों को ये होता है वो लोग अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो वो आपको उसका कुछ ऑल्टरनेटिव बता देंगे। या तो सिरप फॉर्म में आप ले लीजिए, तो हो सकता है आप टॉलरेट कर लें कई बार, या आप उसका जो सॉल्ट है वो चेंज कर देते हैं। तो कई लोग एक सॉल्ट टॉलरेट करते हैं, दूसरा नहीं टॉलरेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैनेजेबल हैं, उसको आराम से मैनेज किया जा सकता है, बजाय इसके कि इन छोटे छोटे कारणों की वजह से आयरन लेना ही बंद कर दें। हाँ, अगर बहुत समस्या है तो हमको ओरल की जगह फिर आईवी या पेरेंट्रल आयरन देना पड़ जाता है।
हमारे डे टू डे खाने में बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो आयरन रिच होते हैं, जैसे कि स्पिनच, पालक होती है, हरी सब्जियां होती हैं, या फिर चना और गुड़ गाँव में बहुत पहले खाया जाता था, उस लोहे की कढ़ाई में उसको भून करके, वो भी दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। उसके अलावा डेट्स, खजूर में बहुत आयरन होता है। बीन्स होती हैं आयरन रिच। ये तो वेजिटेरियंस के लिए हो गया। उसके अलावा रेड मीट या फिश जो लोग खाते हैं, दैट वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। खुबानी इज़ बहुत अच्छा सोर्स है। रेजिन्स हैं जिनमें कि बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है। तो ये सब चीज़ें खाने से आयरन डाइट से भी लिया जा सकता है और अच्छे से सप्लीमेंट हो जाता है। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर खाने में बहुत रोक नहीं होती है। ये है कि बाहर का खाना या बहुत ज़्यादा तला भुना हुई चीज़ें ना खाएं, क्योंकि फैटी चीज़ों के साथ आयरन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है फैट के साथ में। एंड दूसरी बात यह है कि कच्चा पपीता नहीं खाना है, और बाकी आप ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब खा ही सकते हैं। हर गर्भवती महिला, उसको जैसे ही ये पता चलता है पहली बार कि उसने गर्भ धारण कर लिया है, बिना डिले के अपने डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए, उनसे मिले, अपनी बेसिक ब्लड की जांचें और एग्जामिनेशन करवा ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समय रहते पता चलने से छोटे छोटे चीज़ों में बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान रोके जा सकते हैं। तो जितना जल्दी आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे और उनसे अपनी समस्याएं नहीं छुपाएंगे, खुल के बात करेंगे, आप ये वाली समस्याएं कि अनीमिया और ये सब बच्चे में अगर कुछ ग्रोथ रुक रही है अनीमिया के कारण, तो इन चीज़ों को पकड़ा जा सकता है और इनको आराम से मैनेज करा जा सकता है।